ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 107 पढ़िए एक बार। ये कहता है कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले वाक्यों का श्रुत लेख करवाती हैं। वह यानी डिक्टेशन, इमला बोलती हैं। वह 2 बार वाक्य पढ़ती हैं और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती हैं और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती हैं। यानी 5 या 6 वर्ड, 5 और 6 वर्ड वाले शब्दों को ही बार बार वो प्रैक्टिस करवा रही हैं, ज्यादा नहीं, पूरी स्टोरी नहीं। पूरी स्टोरी नहीं का क्या मतलब हो गया? बॉटम अप अप्रोच, यानी वाक्य से कहानी पे जाएंगी वो, तो बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन कब होती? जब पूरी कहानी लिखवाती वो और कहानी से वाक्य पे जाती। ठीक, तो जब आप पहले शब्दार्थ सीखते हैं, फिर उसके बाद आप एक वाक्य सीखते हैं, फिर उसके बाद एक बड़ा वाक्य, फिर फ्रेज, फिर एक पैराग्राफ जो है वो सीखते हैं, फिर उसके बाद आप पूरी स्टोरी पे जाते हैं। ये है बॉटम से अप की अप्रोच। ठीक, पहले वर्ड मीनिंग से शुरू किया, फिर आप धीरे धीरे सेंटेंस पे, पैराग्राफ पे और फिर स्टोरी पे गए। यहाँ पे स्टोरी से जब आप डायरेक्ट फिर सेंटेंस पे आए, फिर पैराग्राफ पे आए या फिर वर्ड मीनिंग पे आए, तब वो आपका टॉप डाउन हो जाएगा। तो ये बॉटम अप है, बॉटम से अप, यानी वाक्य से फिर वो सेंटेंस पे, मतलब कई सारे बड़े पैराग्राफ पे जाएंगी, फिर स्टोरी पे जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा। एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हों और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। तो ये तो वैसे तो एक ग्रामेटिकल क्वेश्चन हो गया, बट ये किस तरह का शब्द होगा? विन्यास, इसको हम तोड़ना कहेंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, एक मिनट रुकिएगा, 9। बोली से क्या तात्पर्य है? बोली तो हमको सबको पता है। बोली क्या है? जो भी किसी भी वो भाषा जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती हो, किसी एक स्पेस, किसी एक पर्टिकुलर जगह के लोग जिसको बोलते हो, है ना। तो बोली से क्या तात्पर्य है? तो किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता। हाँ, इसको बोली का मतलब ये बोलने वाली। ठीक, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा। तो लेखन तो फिर हिंदी होगा, जहां पे बोली हिंदी नहीं है वहां पे भी हिंदी के आसपास की कितनी सारी बोलियां हैं। बोला जाता है कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी। तो बोली तो जो एक समूह या जगह के लोग बोलते हैं उसको बोली कह रहे हैं हम, बोलने से रिलेटेड, वाचन से रिलेटेड है। तो ए ऑप्शन सही है। यहाँ सत्ताधारी लोगों की जो भाषा होती है वो मानकीकृत भाषा कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं उसको, यानी जो राज्य में चलती है या जो समाज के एलीट लोग जिसको बोल रहे हैं, किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा, क्या है ये? हाँ, भोजपुरी। कोई कह रहा है श्वेता, ठीक है, हम लोग का काचा बादाम खा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया स्मृता। देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 110 की, एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है। यानी बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं, 2-2 के जोड़ों में सीख रहे हैं, पेयर में सीख रहे हैं और रोल प्ले कर रहे हैं। आकलन के लिए, यानी इन बच्चों का, अगर आपको आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है, यानी ऑब्जर्व करती हैं बच्चों को, उनको जांचने के लिए कि वो कैसे सीख रहे हैं, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? वाचन आकलन, कक्षा आकलन, संरचनात्मक। भाई बच्चे एक्टिव हैं कुल मिला के, चाहे वो 2 के ग्रुप में सिखाए, 2 के पेयर में सिखाए, ग्रुप में सिखाए या फिर रोल प्ले कराए, तो इसको कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट कहेंगे, जहां बच्चा एक्टिव है, संरचनात्मक कहेंगे। क्वेश्चन आगे देखिए, 111वां सवाल है आपके सामने। एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं, अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहां पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, इस पेन पे टीचर ने लिखा है पेन इंग्लिश में, फिर विद्यार्थी से या खुद हिंदी में लिख दिया है कलम, फिर विद्यार्थी से पूछा तुम क्या बोलते हो उसको, तुम्हारी मातृभाषा में क्या कहते हैं? वो कह रहा है जी कलम नहीं, पेन ही कहेंगे इसको तो हम, है ना। तो वो क्या है? पेंसिल या कुछ भी लिख रहा है। तो ऐसे 3 भाषाएं एक चीज पे लिख दी। बॉटल लेके आए तो बॉटल को तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं भाई, या हिंदी में क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो वो मल्टी लैंग्वेज यानी बहु भाषाएं सिखा पा रही है टीचर। ठीक, तो शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित, वो तो उसके तो और भी बहुत तरीके हैं। भाषा संबंधित जागरूकता, चलो मान लेते हैं। शिक्षार्थियों में लिपि संबंधित जागरूकता, ये नहीं है मैटर। कक्षा में भाषा समृद्ध, ये बेस्ट है कि सिर्फ जागरूकता नहीं, कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रहे हैं। यानी क्लासरूम में जो चीज देखे बच्चा, चार्ट्स लगे हुए हैं, अलग अलग डोर पे लिखा हुआ है कि इसको ये कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, तो इसको लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बेहतर होता है, या किसी भी भाषा के लिए, क्योंकि आसपास एनवायरनमेंट में इतनी रिचनेस है लैंग्वेज की कि बच्चा देख देख के ही सीख जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषांतरण यानी ट्रांस लैंग्वेज से क्या तात्पर्य है? भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण,
किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग, कक्षा में शिक्षा अधिगम पर और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का प्रयोग। ट्रांस का मतलब यहाँ यही है कि मल्टीपल, है ना, यहाँ मल्टीपल से ही है इसका संबंध। आगे बढ़ेंगे। किसी ने तो क्वेश्चन पूछा है, मैम हमने सारे मैराथन वीडियो और 27 वीडियो वाला प्लेलिस्ट देख लिया है, फिर भी कंफ्यूजन रहता है, क्या करें? तो विवेक, उसके लिए प्रैक्टिस भी तो लगेगी, थोड़ी तो प्रैक्टिस करोगे, हैं? थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करोगे, पढ़ के समझोगे, प्रीवियस ईयर 2-4 निकाल लो, उनको पढ़ो, प्रैक्टिस करो, आपके एंड पे भी तो प्रैक्टिस लगेगी। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, मान लिया मैंने, अगर बिल्कुल ही, क्योंकि सबका लेवल अलग है ना, अगर मान लो आपने कभी पेपर नहीं दिया तो आपको तो आइडिया नहीं लगेगा क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो उसके लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। कोई व्यक्ति होगा जिसने पहले पेपर दिया होगा या उसको समझ में आ गया, कहीं पहले टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ा होगा तो उसका रिवीजन हो गया, तो उस केस में उसके लिए जल्दी हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस का तो कोई और दूसरा इलाज नहीं है। तो इसलिए आप सेशंस खुद भी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को। ये जो पोल वाला तरीका है ये इवन सही है कि आप पढ़ के प्रैक्टिस वो करते हैं आंसर। तो भाषांतरण, ट्रांसलैंग्वेज से तात्पर्य है कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने की अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 113। किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य, यानी वो कितना ऑथेंटिक मटेरियल है, इससे क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री, मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो, भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री या पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा भाषाओं से अनुवाद। तो प्रामाणिकता हम इसको कहेंगे मेरी नजर में, बाकी आप अभी जवाब दे दीजिए, आपने जवाब अभी दिया नहीं है। बी ऑप्शन ही कह रहे हैं 76% लोग। तो हम कह सकते हैं कि मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। ये जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था ना, सारे प्रीवियस एटलीस्ट 10 सेट निकाल लो, और चाहे ऑफलाइन में ही निकाल लो, उनको प्रिंट कर लो सीटेट की वेबसाइट से ही, और उनको प्रैक्टिस करो। 10 भी नहीं तो 3 निकाल लो, चलो पहले वो 150 क्वेश्चन 3-3 4-4 बार एनालाइज करोगे, उनको प्रैक्टिस करोगे, फिर गलत नहीं होंगे क्वेश्चंस। क्योंकि अभी आप मुझे पढ़ने का सारा काम दे दिया है, आप खुद से जब तक नहीं पढ़ेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आदत थोड़ी सी डाल लो, ठीक है विवेक? तो ये आंसर है यहाँ पे। प्रामाणिकता मतलब मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष की बात हो रही है। मान लीजिए कोई न्यूज आर्टिकल भी छपा है तो वो किसी एक कॉन्टेक्स्ट में होगा, इसलिए उसको ऑथेंटिक कह रहे हैं। तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देता है, यानी कि किसके थ्रू वो अच्छे लेखन की बात करेंगे? तो वर्णात्मक लेखन, लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का उत्पाद उपागम, या संस्थानात्मक लेखन? बताइए। प्रक्रिया उपागम जो होता है इसको प्रोसेस राइटिंग कह रहे हैं। तो इसमें आपको इस अवसर मिलेगा कि आप समझ पाए कि कैसे लिखते हैं, एक प्रोसेस है, सीख रहे हैं आपके भाषा का लेखन होगा कैसे, वो आता है प्रक्रिया उपागम के तहत। इंग्लिश में इसको प्रोसेस राइटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए एक बार और फिर जवाब दीजिए, ठीक है ना विवेक राज? क्या पूछ रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर आ रही है। नेहा, एक बार आपके इंटरनेट में दिक्कत होगी, यहाँ वहां से क्वालिटी इंक्रीज कर लो, बिल्कुल दिखाई देगा। व्याकरण सीखने से क्या आशय है? तो व्याकरण हमेशा संदर्भ में सीखेंगे। जहां व्याकरण दिख जाए 90% चांस है कि आंसर होगा संदर्भ में सीखना, कॉन्टेक्स्ट में सीखना, प्रयोग में सीखना। ठीक, तो सर्वप्रथम नियम सीखना नहीं, व्याकरण के नियम सीखना नहीं, अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना, हाँ ये सही है। किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप, ये सब बाद में, संदर्भ कॉन्टेक्स्ट में सीखना, है ना, कॉन्टेक्स्ट में सीखना, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सीखना, बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब ये है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 116, त्रुटियों से क्या अभिप्राय है, यानी गलतियों से क्या अभिप्राय है? तो भैया गलतियां तो अच्छी होती हैं, त्रुटियां सीखने का संकेतक हैं, यानी सूचक हैं, यानी ये इंडिकेट करती हैं कि बच्चा सीख रहा है, सही बात है। भाषा अधिगम को बाधित करती हैं, ये हम बिल्कुल नहीं मानते, एरर्स को अच्छा मानते हैं, संशोधन कर देना चाहिए तुरंत, नहीं, बच्चों को पहले एक्सप्रेस करने देना, अभिव्यक्त करने देना अपने आप को, त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है गलतियों से बचेंगे कैसे, गलतियां तो होनी ही है। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 117 पर। जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक शब्द, संदर्भ में शब्द। भाई जिनको हम सुनते और पढ़ते हैं वो संदर्भ में शब्द है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं संदर्भ में नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि बात चल रही है किसकी? उत्पादक शब्द संपदा और आंतरिक शब्द संपदा, इसको हटा देंगे। फिर से पढ़ेंगे, जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं, यानी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी एनवायरमेंट में है, उनकी पहचान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सुन के और पढ़ के। तो संदर्भ में शब्द, ये भी जरूरी नहीं है कि कोई कॉन्टेक्स्ट की यहाँ बात ऐसा सच हुई नहीं है, लेकिन हाँ इतनी बात पक्की है कि हम सुन के समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ऑडियो लिंगुअल मेथड कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ग्राम्य शब्द संपदा, यानी फोर्थ ऑप्शन डी जिसको हम कहेंगे।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 118। आप यहां लगाइए आंसर, यहां लगाइए, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी रीडिंग स्किल का ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी रीडिंग का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है भाई, फटाफट से पता लगाओ और बताओ। पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये तो बिल्कुल उद्देश्य होता है, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना। शब्दों, वाक्यांशों, भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहण करना, बिल्कुल सही है, मीनिंग मेकिंग। पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, ये भी सही है। पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना, ये जस्ट डिकोड करना यहाँ पे उद्देश्य हो ये जरूरी नहीं है ना। इसमें क्या हो गया, बस आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक तरह से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मैटर नहीं कर रहा, तो यही गलत है। और यही गलत है तो सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, नहीं पूछा था कि कौन सा उद्देश्य नहीं होगा, तो डी ही है सही उत्तर।